नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। यूपी लेखपाल 2025 का नया सिलेबस है और ये 10 नंबर का टॉपिक है। इसे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और 10 में से 10 नंबर लेकर आ सकते हैं। सीधे क्लास होगी, कोई इधर-उधर की बात नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास। तो पहला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? चार ऑप्शन है, एक आपका सही है। वैसे ये मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और आपको इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पहले से आ रहे होंगे। इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एजी टांसले। वर्ष 1935 में एजी टांसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हेकेल ने इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, इनेक्टेड किया गया था? यह आपसे पूछा गया है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? सही उत्तर है आपका बी 2005। यह अधिनियमित 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत एनडीएमए, एसडीएमए और एनडीआरएफ की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, भारत का प्रधानमंत्री। मैं ऑप्शन पढ़ने में आपका समय जाया नहीं करूंगा। कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें लेकर जाएं, वो मेरा लक्ष्य है। तो एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैज्ञानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर एसडीएमए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? सही उत्तर है आपका 1972। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। यह अधिनियम अवैध शिकार और व्यापार को रोकता है। इसमें 6 अनुसूचियां हैं जो सुरक्षा के विभिन्न स्तर प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? नॉर्मन मायर्स या सुंदरलाल बहुगुणा या एम एस स्वामीनाथन या सलीम अली? बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे अगर आपने कल की क्लास बहुत ही अच्छे से देखी है। सही उत्तर है आपका नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रतिपादन किया। भारत में 4 मुख्य हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुडालैंड। हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां प्रजातियों की विविधता अधिक है लेकिन वे खतरे में हैं। देखिए, मैंने ये क्यों कहा कि इसको आप बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे। जब आपको सही उत्तर ना पता हो तो गलत उत्तर छाटिए कि कौन नहीं हो सकता है, कौन इस जैव विविधता हॉटस्पॉट से संबंधित नहीं हो सकता है। ना तो सुंदरलाल बहुगुणा हो सकते हैं, ना एम एस स्वामीनाथन हो सकते हैं। तो बचे दो। अब दो में आप तुक्का लगा सकते हैं बहुत आसानी से। नॉर्मन मायर्स मान लीजिए। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ जिसे छाता विधान भी कहा जाता है? 1981, 86, 92 या 2002? सही उत्तर है आपका 1986। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद 1986 में लागू किया गया। इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छाता विधान कहा जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? धारा 40, धारा 44, धारा 46 या धारा 35? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? सही उत्तर है आपका धारा 44। एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत किया गया है।
इसका मुख्य कार्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में त्वरित प्रतिक्रिया देना है। एनडीआरएफ का महानिदेशक डीजी एक आईपीएस अधिकारी होता है। अब हम बात करेंगे ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। बताइएगा, अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर है आपका 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये 1989 में प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे सीएफसी को कम करना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वर्तमान में कौन सा अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक लागू है। योगो फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क या योकोहामा रणनीति या पेरिस समझौता। सही उत्तर है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 आपदा जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक खाका है। इसे जापान के सेंडाई शहर में 2015 में अपनाया गया था। यह ह्योगो फ्रेमवर्क जो 2005 से 2015 तक चला था उसका उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो 2005 से 15 तक था ह्योगो फ्रेमवर्क और उसके बाद 2015 से 2030 के लिए स्वीकार किया गया वैश्विक खाका है सेंडाई फ्रेमवर्क। किसके लिए? आपदा जोखिम को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। बहुत आसान है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा है। सही उत्तर है आपका 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। वर्तमान में जिम कार्बेट नेशनल पार्क का क्या नाम है, कमेंट करके बताइएगा। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था। इसका उद्देश्य बंगाल टाइगर की आबादी को विलुप्त होने से बचाना है। वर्तमान में एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी देखरेख करती है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरणीय संघात आकलन भारत में किस अधिनियम के तहत अनिवार्य है। बताइएगा। सही उत्तर है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ईआईए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य किसी भी विकासात्मक परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का पूर्व आकलन करना है। 2006 में ईआईए अधिसूचना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम कहाँ स्थित है। मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, देहरादून। और सही उत्तर है आपका नई दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम नई दिल्ली में स्थित है। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसका मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिक्षण और क्षमता निर्माण करना है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। और सही उत्तर है आपका ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण को कम करने से है। इसके तहत सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे घने पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ ध्वनि तरंगों को अवशोषित करके शोर को कम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 8, 2010, 2012 या 2015। सही उत्तर है आपका 2010 में। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम के तहत की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित निपटारा करना है। भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान लगभग 60% से अधिक CO2 का है। यह गैस जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलती है। मीथेन दूसरी सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अब हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किससे है। ओजोन परत संरक्षण, आर्द्रभूमि संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना
या वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाना। सही उत्तर है आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करना। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में आया था, जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह 2005 में लागू हुआ था। इसका मुख्य लक्ष्य CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। अगला प्रश्न है आपका कि रामसर सम्मेलन का संबंध किसके संरक्षण से है? वन से है, आर्द्रभूमि से है, नदियों से है या मरुस्थल से है? आप सभी को पता है आर्द्रभूमि से है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुई थी। इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में वर्तमान में 96 दिसंबर 2025 तक का जो डेटा है उसमें 96 रामसर स्थल हैं। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो एक बार करंट अफेयर जरूर चेक करके जाइएगा। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? WWF, IUCN, UNEP, यूनेस्को। बताइएगा, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? और सही उत्तर है आपका IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। इसमें विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची होती है। पिंक पेजों पर गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO और CO2, SO2 और NO2, ओजोन और मीथेन, अमोनिया और हीलियम। SO2 और NO2 ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 पानी के साथ मिलकर अम्ल बना देते हैं। इससे इमारतों जैसे ताजमहल पर जलीय जीवन को नुकसान होता है। ठीक है, और इससे इमारतों को कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर अम्ल बनाते हैं, और जब ये वर्षा के साथ मिलकर गिरते हैं, जल के साथ मिलकर, तो ये पीला कर दिया था इन लोगों ने, इन दोनों गैसों ने ताजमहल को। तो उसे क्या कहा गया? इमारतों का कुष्ठ रोग कहा गया। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आप सभी को पता है। सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरू हुआ था। इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। इसमें महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम एयर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 74, 81, 86 या 90? और सही उत्तर है आपका 1981। 1987 में इसमें संशोधन करके शोर को भी वायु प्रदूषण की श्रेणी में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में, 74 में, 80 में या 88 में? सही उत्तर है आपका 1974 में। जल अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? सही उत्तर है आपका 1980। यह अधिनियम 1980 में वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। यह गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन को रोकता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 अलग है, जो औपनिवेशिक काल का है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? और सही उत्तर है आपका 2002 में। इसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना चेन्नई में की गई। यह जैविक संसाधनों के न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहां आयोजित किया गया था? सही उत्तर है आपका रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के शहर है ये। वहां पर 1992 में आयोजित हुआ। यहां पर एजेंडा 21 अपनाया गया था। इसे UNCED के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। यह घटना 2-3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। तो एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी भोपाल में, वहां पर यह गैस रात में लीक हुई थी। इस पर एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज भी बनी है, आप उसको देख सकते हैं, काफी अच्छी वेब सीरीज है,
पूरा भोपाल गैस त्रासदी कैसे क्या होता है वहां पर आपको कुछ हद तक समझ में आएगा। गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ये दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक है। अगला है आपका प्रश्न कि मीना माता रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम, पारा, सीसा या आर्सेनिक? सही उत्तर है आपका पारा। यह रोग पारे से दूषित मछली खाने से होता है। इसकी पहचान सबसे पहले जापान में हुई थी। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि इटाई इटाई रोग किस धातु की विषाक्तता के कारण होता है? और सही उत्तर है आपका कैडमियम। यह रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। इसमें हड्डियों में तेज दर्द होता है और वे कमजोर हो जाती हैं। यह भी जापान में सबसे पहले देखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? सही उत्तर है आपका गृह मंत्रालय। आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार मुख्य मंत्रालय है। सूखे के लिए नोडल मंत्रालय कृषि मंत्रालय है। हवाई दुर्घटनाओं के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, हैदराबाद या पोर्ट ब्लेयर? और सही उत्तर है आपका हैदराबाद में। यह केंद्र INCOIS हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 की सुनामी के बाद 2007 में की गई थी। यह 24x7 सुनामी की निगरानी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया? लिंडेमान ने, डार्विन ने, मेंडल ने, ओडम ने? ये मैंने कल आपको बताया था। सही उत्तर है आपका लिंडेमान ने। यह नियम 1942 में रेमंड लिंडेमान ने दिया था। इसके अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। बाकी 90% ऊर्जा शोषण और उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सौर गठबंधन, तो इसका आप सभी को उत्तर पता होगा, गुरुग्राम, भारत। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत, हरियाणा में स्थित है। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में की थी। यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा संगठन है और इसमें अभी वर्तमान में 150 से अधिक सदस्य देश बन चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसे समुद्र के वर्षावन कहा जाता है? और सही उत्तर है आपका प्रवाल भित्तियां। यह भी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। कोरल रीफ को समुद्री वर्षावन कहा जाता है क्योंकि यहां अत्यधिक जैव विविधता होती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र, वाहन प्रदूषण या परमाणु ऊर्जा संयंत्र? सही उत्तर है आपका ताप विद्युत संयंत्र। यह कोयला आधारित बिजली घरों से निकलने वाला सूक्ष्म पाउडर होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक जैसे हानिकारक तत्व होते हैं। इसका उपयोग अब ईंट बनाने और सड़क निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पीने के पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? और सही उत्तर है आपका नाइट्रेट। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से शिशुओं में यह रोग होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता है और त्वचा नीली पड़ जाती है और इसे मेथेमोग्लोबिनीमिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्मॉग किसका मिश्रण है? धुआं और कोहरा, आग और पानी, धूल और हवा, ओजोन और वाष्प? सही उत्तर है आपका धुआं और कोहरा। स्मॉग शब्द स्मोक, धुआं और फोग, कोहरा से मिलकर बना है। यह वायु प्रदूषण का एक रूप से है जो दृश्यता विजिबिलिटी को कम करता है। फोटोकेमिकल स्मॉग वाहनों के प्रदूषण से बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 1 दिसंबर? और इसका सही उत्तर है आपका 5 जून। इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य SDG निर्धारित किए गए हैं? आप सभी को पता है 17 SDG तय किए गए हैं। इन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शून्य भूख, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क? और सही उत्तर है आपका
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। सही उत्तर है आपका 16 सितंबर 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण की के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, 16 सितंबर, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन दिवस। ये ऐसे आप कनेक्ट करेंगे, बार बार प्रश्न पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में हवा की गुणवत्ता को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? सही उत्तर है आपका 6 श्रेणियां हैं। अच्छी, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। इसे 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। ये 8 प्रदूषकों जैसे PM 2.5, PM 10, NO2 आदि पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण? सही उत्तर है आपका वायु प्रदूषण। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेषकर रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। ये कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार भारत को कितने भूकंपीय जोनों में विभाजित किया गया है? यह भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सही उत्तर है आपका 4, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र है। जैसे हिमालय, पूर्वोत्तर भारत। पहले 5 जोन थे लेकिन जोन 1 को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है आपका 1992 में। हाथियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। गज यात्रा अभियान इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बहुत आसानी से आप इसको याद होगा। अगर आपने जब गंगा का सफाई अभियान चल रहा था, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में खबर छपी होती थी। तो ये जो दौर था ये आपका 2010 से लेकर 2015-16 तक था। हवा में ऑक्सीजन का स्तर, जल प्रदूषण का स्तर, मिट्टी की नमी, ओजोन परत की मोटाई। जब मैंने आपकी गंगा का नाम ले लिया है तो यहाँ पर जल प्रदूषण का स्तर। BOD का उपयोग जल स्रोतों में कार्बनिक प्रदूषण को मापने के लिए होता है। BOD जितना अधिक होगा पानी उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। यह बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? और इसका सही उत्तर है आपका डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। डेसिबल का उपयोग ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहां स्थित है? और सही उत्तर है आपका नैरोबी, केन्या में। UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसकी स्थापना 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह संस्था ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह भी मैंने अभी आपको बताया है और सही उत्तर है आपका मुख्यमंत्री। जिला स्तर पर DDMA का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। यह ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 का संबंध किससे है? और सही उत्तर है आपका अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने पर दंड। धारा 51 के तहत आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा डालने पर सजा का प्रावधान है। इसमें 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। यदि बाधा से किसी की जान जाती है तो सजा 2 वर्ष तक भी हो सकती है। अगला है कि सुपोषण की प्रक्रिया किसमें देखी जाती है? मरुस्थल में, जल निकायों में, पर्वतों पर, कृषि भूमि में। और सही उत्तर है आपका जल निकायों में। यह जल में पोषक तत्वों नाइट्रेट, फास्फेट की अत्यधिक वृद्धि है।
इसके कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है। इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव मर जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बर्मी कल्चर में किस जीव का उपयोग किया जाता है? और सही उत्तर है आपका केचुओं का। बर्मी कल्चर केचुओं के पालन को कहते हैं। इसमें बर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाई जाती है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट रोग, मिनी माता या फ्लोरोसिस? सही उत्तर है आपका ब्लैक फुट रोग। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से ब्लैक फुट बीमारी होती है। यह त्वचा के कैंसर का कारण भी बन सकता है। भारत में पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्र में इससे सर्वाधिक प्रभावित है। आर्सेनिक सबसे जहरीला तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि की स्वीकार्य सीमा क्या है? और सही उत्तर है आपका 55 डीबी। कितना है? 55 डीबी। आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डीबी और रात के लिए 45 डीबी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दिन में 55 डीबी है और रात के लिए 45 डीबी है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सीमा 75 डीबी दिन में है। शांत क्षेत्र जैसे अस्पताल में यह सीमा 50 डीबी है। अगला प्रश्न है आपका कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका सिल्वर आयोडाइड। बादलों को संघनित करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। इसका उपयोग सूखे की स्थिति से निपटने या प्रदूषण कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आपका सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर है आपका 22 मार्च। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जहां तक उम्मीद है मुझे, इन तीनों में से कोई एक आपका दिवस एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा आपको। तो विश्व जल दिवस का उद्देश्य है जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों जैसे डीटी की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? कहलाता है जैव आवर्धन। इसमें खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ताओं जैसे बाज मनुष्य में विषाक्त पदार्थ सबसे अधिक जमा हो जाते हैं। डीडीटी के कारण पक्षियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के पास निम्नलिखित में से किस कानून के तहत मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है? सही उत्तर है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। एनजीटी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। यह केवल 7 विनिर्दिष्ट कानूनों जैसे पर्यावरण, वन, जल, वायु आदि के तहत नागरिक मामलों को देखता है। यह एक महत्वपूर्ण अपवाद है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत झूठी चेतावनी फैलाने पर सजा का प्रावधान है? धारा 51, 52, 54, 60? सही उत्तर है आपका धारा 54। धारा 54 के तहत आपदा के संबंध में झूठी चेतावनी फैलाने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर इसी धारा के तहत कार्रवाई होती है। धारा 52 झूठी दावों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? बहुत आसान उत्तर है, आप सभी ने कई बार इसको पढ़ा होगा। सही उत्तर है आपका मीथेन। जो मीथेन गैस है ये धान के खेतों से CH4 जिसको रासायनिक नाम है गैस का उत्सर्जन होता है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। दीमक और आर्द्र भूमि में मीथेन के स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्नों की। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PM 2.5 का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण से है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण? सही उत्तर है आपका वायु प्रदूषण। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण है, इनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये सांस के साथ फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और श्वसन रोग पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नीलगिरी तहर भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है? सही उत्तर है आपका तमिलनाडु। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है।
ये पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है। एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में इनकी संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? सही उत्तर है आपका के एम मुंशी ने। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की। यह जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ई कचरा प्रबंधन नियम पहली बार कब लागू हुआ? सही उत्तर है आपका 2011 में। ई कचरा क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, इससे जो कचरा निकलता है, जो अनयूज्ड चीजें रह जाती हैं, खराब हो जाता है, तो उसको ई कचरा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा पहली बार 2011 में लागू हुआ और 2012 में इसे प्रभावी बनाया गया। बाद में 2016 और 2022 में नए और सख्त नियम लाए गए। इसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की अवधारणा मुख्य है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 21, 48 ए, 51 ए या 44? बहुत ही आसान है, सभी को पता है, 48 ए। अनुच्छेद 48 ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डाल्फिन है, आप सभी को पता है। गंगा डाल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह केवल शुद्ध मीठे पानी में जीवित रह सकती है। इसे स्थानीय भाषा में सूस कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष स्वीकार किया गया था? सही उत्तर है आपका 2015 में। इसे सीओपी 21 के दौरान, जिसे कॉप 21 कहते हैं, 2015 में अपनाया गया था। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, संभवतः 1.5 सेंटीग्रेड तक रखना है। अमेरिका ने इससे हटने के बाद दोबारा इसमें शामिल होने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत में पर्यावरण संरक्षण का अपिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो जो अपिको आंदोलन है, यह आपका कर्नाटक में हुआ था 1983 में। यह चिपको से आंदोलन से प्रेरित है। चिपको हुआ था तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, वर्तमान उत्तराखंड में, और सुंदरलाल बहुगुणा उसके प्रणेता थे। इसका नारा था उलीसु बेलेसु मट्टू बालसु, बचाओ बढ़ाओ और उपयोग करो। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें? और सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 51 ए जी। अनुच्छेद 51 ए जी प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीबी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? सही उत्तर है आपका जल अधिनियम 1974। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। हालांकि यह वायु अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियां और कार्य प्राप्त करता है। यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी विंग है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और सुरक्षा, आपदा और सेवा सदैव, रक्षा सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सही उत्तर है आपका आपदा सेवा सदैव। एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव। यह बल आपदाओं के दौरान अपनी त्वरित कार्रवाई के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन या पर्णपाती वन? सही उत्तर है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो दुनिया की 50% अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में साइलेंट वैली, केरल इसका एक उदाहरण है। शांत घाटी जिसे कहते हैं, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस जलीय पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला या लेमेना? सही उत्तर है आपका जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। यह एक आक्रामक प्रजाति है जो पानी से ऑक्सीजन खींच लेती है। इसके कारण मछलियां मर जाती हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है।
अगला प्रश्न है आपका कि प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर है आपका ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री तापमान में वृद्धि। समुद्र के तापमान में वृद्धि होने से कोरल अपने ऊपर रहने वाले शैवाल को त्याग देते हैं। इससे कोरल का रंग सफेद हो जाता है, जिसे ब्लीचिंग कहते हैं। यदि तापमान सामान्य नहीं होता तो कोरल मर जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आईएसओ 1400 मानकों का संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर है आपका पर्यावरण प्रबंधन, एनवायरमेंट मैनेजमेंट। आईएसओ 14000 परिवार के मानक पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। यह कंपनियों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है। आईएसओ 9000 गुणवत्ता क्वालिटी से संबंधित है। इस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा जब आप इसको आईएसओ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी इससे परिचित हैं। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिकी सीनेटर गेराल्ड नेल्सन ने की थी। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट का मुख्य कारण कौन सी दवा थी? सही उत्तर है आपका डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को दी जाती है। इस दवा वाले पशुओं का मांस खाने से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है। भारत सरकार ने पशु चिकित्सा में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? सही उत्तर है आपका धारा 48। एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य का योगदान सामान्य राज्यों के लिए 75-25% होता है, यानी कि 75% केंद्र और 25% राज्य देगा। विशेष श्रेणी पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 होता है, वहां पर 90% केंद्र देगी और 10% राज्य देगी। अगला है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पर्यावरण विज्ञान में पीएचडी, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है आपका बी और सी दोनों। एनजीटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। एनजीटी का जो अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी कि उनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपका कि मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? सही उत्तर है आपका यूनेस्को। एमएबी का कार्यक्रम जो है वो यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करना है। भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसने कार्बन टैक्स लागू किया है? स्वीडन, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा। सही उत्तर है आपका फिनलैंड। फिनलैंड ने 1990 में दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया था। कार्बन टैक्स जीवाश्म ईंधन के लिए जलने से होने वाले उत्सर्जन पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। अगला प्रश्न है आपका कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, और बागेश्वर जिलों में स्थित है। इसे 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि शांत घाटी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरल। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। यह कुंती पूजा नदी पर प्रस्तावित पन बिजली परियोजना के विरोध में था। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को बचाना था। अगला प्रश्न है आपका कि अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन के लिए कौन से नियम लागू होते हैं? सही उत्तर है आपका यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम। ये एक्ट 2016 में लागू हुआ था। इसमें कचरे को अलग अलग रंग के डिब्बों पीला, लाल, सफेद में रखने का प्रावधान है। मानव अंगों को पीले बैग में रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कितनी ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया था? सही उत्तर है आपका 6 में है CO2, CH4, N2O, HFC, PFC और SF6। दोहा संशोधन 2013 में NF3 को भी इसमें जोड़ा गया था। 2012 में जब दोहा संशोधन हुआ
तो इसमें NF3 को भी जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP प्रधानमंत्री द्वारा कब जारी की गई थी? सही उत्तर है आपका 2016 में। भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय योजना जून 2016 में जारी की। यह सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों पर आधारित है। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सभी चरणों, रोकथाम, समन, प्रतिक्रिया और वसूली को शामिल किया गया है। यहाँ पर वसूली का अर्थ है पुनर्प्राप्ति। ठीक है, पुनर्प्राप्ति यानी कि जो चीज जैसी थी उसको पुनः तैयार करना, उसे पुनः उसी स्थिति में लेकर आना। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ओटावा कनाडा में है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है। सही उत्तर है आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाता है। अगला प्रश्न है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य रूप से किस मौसम में बनता है? सही उत्तर है आपका गर्म और धूप वाली गर्मियों में। यह गर्मियों में वाहन से निकलने वाले धुएं और सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया से बनता है। इसे लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहा जाता है। इसमें ओजोन 3 और पैन जैसे प्रदूषक होते हैं जो आंखों में जलन पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है? सही उत्तर आप सभी को पता है, देहरादून उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी। यह भारत में वानिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? और सही उत्तर है आपका 2001 में, और यह 2002 में लागू हुआ था। इसके तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की गई थी। BEE बिजली उपकरणों को स्टार रेटिंग देता है। जो आप फ्रिज पे, टीवी पे, वॉशिंग मशीन पर स्टार रेटिंग देते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने ज्यादा स्टार रेटिंग होती है वो उपकरण उतनी कम बिजली की खपत करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वन्य जीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका 2 से 8 अक्टूबर। यह प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किसके संरक्षण से है? सही उत्तर है आपका पश्चिमी घाट। माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना था। पश्चिमी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम किस किस वर्ष बनाया गया? ठीक है, तो सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? और सही उत्तर है आपका 1991 में। भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया था। यह खतरनाक पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए बनाया गया है बीमा के माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो है वो जैव सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये तो बता दिया, लेकिन कब अपनाया गया? 2000 में। इसका संबंध जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित स्थानांतरण से है। यह जैव विविधता सम्मेलन CBD के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? और इसका संबंध है आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण ABS। यह प्रोटोकॉल 2010 में जापान के नागोया में अपनाया गया था। यह आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष बंटवारे पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF फंड का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? सही उत्तर है आपका धारा 46। धारा 46 के तहत केंद्र सरकार द्वारा NDRF फंड का गठन किया गया है। इसका उपयोग गंभीर प्रकृति की आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। पहले इसे राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास की परिभाषा सबसे पहले किस रिपोर्ट में दी गई थी? और सही उत्तर है आपका ब्रुटलैंड रिपोर्ट में। 1987 में जारी अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रुटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, ब्रुटलैंड परिभाषा क्या है सतत विकास की? ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना
वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर सके। अगला प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र को क्या कहा जाता है जहां मौसम शांत होता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे आंख कहते हैं, आई। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। यहाँ आसमान साफ होता है और हवाएं शांत होती हैं। अगला प्रश्न है आपका और 100वां प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा में आपदा शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2A, धारा 2D, धारा 2E या धारा 3? सही उत्तर है आपका धारा 2D। अधिनियम की धारा 2D में आपदा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से हुई तबाही। धारा 2E में आपदा प्रबंधन को परिभाषित किया गया है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा। देखिए, मेरा उद्देश्य है कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना। आप सभी समझदार हैं, आप सभी को पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन कंटेंट कैसे अच्छे से अच्छा आपको मिल सके वो आपके लिए ढूंढना थोड़ा कठिन है। तो वही मैं कंटेंट आपके लिए अच्छा लेकर आया हूं और कम समय में ज्यादा क्लास, कम बकवास। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। रही बात पीडीएफ की, मैं देखिए एक बार पूरा कंटेंट का फ्रेमवर्क तैयार कर लूं, फिर आपको मैं एक साथ सारी पीडीएफ कैसे प्रोवाइड करवा सकता हूं उसके लिए योजना बना रहा हूं। तो पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, कंटेंट को एक बार फ्रेमवर्क कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, फिर पीडीएफ आप प्रिंट करा के भी पढ़ पाएंगे। उस तरीके की पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है, तो पीडीएफ की चिंता मत करिए, वो मैं आपको अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।